ब्रेन रूल्स बुक में डेवलपमेंटल मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट जॉन मेडिना ने मानव मस्तिष्क की जटिल और फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यह अपडेटेड दूसरा एडिशन 12 आवश्यक सिद्धांतों में गहराई से जाता है जो ब्रेन फंक्शन से प्राप्त किए गए हैं और जो यह प्रकट करते हैं कि हम कैसे ब्रेन डीएच कार्यक्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। रूल 1, एक्सरसाइज। ब्रेन रूल्स में ब्रेन फंक्शन के लिए एक्सरसाइज की महत्वपूर्णता पर ध्यान देता है। लेखक जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारे दिमाग का विकास ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ है जहां कांस्टेंट मूवमेंट की आवश्यकता थी और यही कारण है कि एक्सरसाइज का कॉग्निटिव एबिलिटीज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इंसान मूवमेंट के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारे पूर्वज लगातार चलते रहते थे जिससे उनका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते थे। आधुनिक जीवन शैली में फिजिकल एक्टिविटी की कमी हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए हानिकारक है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन पावर को बूस्ट करता है। एक्सरसाइज से दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो ब्रेन हेल्थ के लिए आवश्यक है। फिजिकल एक्टिविटी BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नामक प्रोटीन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है जो न्यूरॉन्स की सर्वाइवल को सपोर्ट करता है और नए न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस की ग्रोथ को एनकरेज करता है। एक्सरसाइज मेमोरी रिटेंशन और लर्निंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करता है। उदाहरण के लिए स्कूल चिल्ड्रन पर किए गए स्टडीज ने दिखाया है कि जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं वे एकेडमिकली बेहतर परफॉर्म करते हैं। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज बेहतर एग्जीक्यूटिव फंक्शन से जुड़ा है जिसमें इंप्रूव्ड अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग एबिलिटीज शामिल हैं। नेपरविल, इलिनॉय में एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने अपने करिकुलम में डेली फिजिकल एजुकेशन को शामिल किया जिसमें कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पर फोकस किया गया। परिणाम स्वरूप एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार हुआ और छात्रों ने नेशनल एवरेज की तुलना में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स में उच्च स्कोर किया। रूल नंबर 2, स्लीप मेडिना ब्रेन फंक्शन में स्लीप की क्रूशियल भूमिका को एक्सप्लोर करते हैं। वे आर्गुमेंट करते हैं कि पर्याप्त स्लीप कॉग्निटिव हेल्थ को बनाए रखने, मेमोरीज को कंसोलिडेट करने और इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए आवश्यक है। स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है बल्कि ब्रेन मेंटेनेंस के लिए एक एक्टिव प्रोसेस है। स्लीप के दौरान दिमाग मेमोरीज को प्रोसेस और कंसोलिडेट करता है और वेकफुलनेस के दौरान एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। स्लीप की कमी अटेंशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और वर्किंग मेमोरी को इंपेयर करती है। स्लीप साइकिल में विभिन्न स्टेजेस होते हैं जिनमें से प्रत्येक यूनिक फंक्शन सर्व करता है। उदाहरण के लिए REM स्लीप इमोशनल रेगुलेशन और मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए क्रिटिकल है। नॉन रेम स्लीप स्टेजेस फिजिकल रिपेयर और ब्रेन में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस से जुड़ी होती हैं। एडिक्वेट स्लीप लर्निंग और मेमोरी रिटेंशन को एनहांस करता है। दूसरी ओर स्लीप डेप्रिवेशन सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए एक स्टडी ने दिखाया कि जिन्होंने एग्जाम से पहले अच्छी नींद ली उन्होंने उन छात्रों की तुलना में बेहतर परफॉर्म किया जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की। पीटर ट्रिप, एक रेडियो डीजे 201 घंटे तक जागे रहे एक पब्लिसिटी स्टंट में जिससे सेवियर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स, हेलुसिनेशंस और मूड स्विंग्स हुए। ये एक्सट्रीम केस स्लीप डेप्रिवेशन के ब्रेन फंक्शन पर डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स को इलस्ट्रेट करता है। रूल नंबर 3, स्ट्रेस के ब्रेन फंक्शन पर नेगेटिव इफेक्ट्स को देखा गया है। मेडिना बताते हैं कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस फायदेमंद हो सकता है लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस कॉग्निटिव एबिलिटीज और ओवरऑल हेल्थ के लिए हानिकारक है। शरीर की स्ट्रेस रिस्पॉन्स शॉर्ट टर्म सिचुएशंस के लिए डिजाइन की गई है जो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस इस सिस्टम को एक्टिवेट रखता है जिससे ब्रेन पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स पड़ते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजोल ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, विशेष रूप से हिपोकैम्पस को जो लर्निंग और मेमोरी के लिए क्रूशियल है। क्रोनिक स्ट्रेस कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे अटेंशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इंपेयर करता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू स्ट्रेस मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की ओर ले जाती है जिससे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और प्रभावित होती है। मेडिना बताते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का स्ट्रेस परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करता है। जिन इंडिविजुअल्स को हाई स्ट्रेस लेवल्स का अनुभव होता है वे स्ट्रेस हार्मोन्स के ओवरवेलमिंग इफेक्ट्स के कारण अक्सर पोरली परफॉर्म करते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में फिजिकल एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और सोशल सपोर्ट शामिल हैं जो ब्रेन पर स्ट्रेस के नेगेटिव इफेक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं। रूल नंबर 4, वायरिंग। मेडिना बताते हैं कि ब्रेन कैसे वायर्ड होता है और यह वायरिंग कॉग्निटिव फंक्शन को कैसे प्रभावित करती है। वे ब्रेन की प्लास्टिसिटी या उसकी एबिलिटी टू चेंज और अडेप्ट थ्रू आउट लाइफ पर जोर देते हैं। ब्रेन की एबिलिटी टू रीवायर इटसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू लर्निंग और एक्सपीरियंस को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह एबिलिटी बचपन के दौरान सबसे अधिक होती है लेकिन जीवन भर जारी रहती है। न्यूरॉन्स एक्सपीरियंसेस के आधार पर नए कनेक्शंस बनाते हैं जिसका मतलब है कि नए स्किल्स सीखने से ब्रेन की स्ट्रक्चर को फिजिकली चेंज किया जा सकता है। एक्सपीरियंसेस ब्रेन की वायरिंग के वायरिंग को शेप करते हैं। उदाहरण के लिए म्यूजिशियंस की फिंगर मूवमेंट और ऑडिटरी प्रोसेसिंग से संबंधित ब्रेन रीजन्स नॉन म्यूजिशियंस की तुलना में अधिक डेवलप्ड होते हैं। लंदन टैक्सी ड्राइवर्स का फेमस केस जिनका हिपोकैम्पस इनलार्ज्ड होता है
क्योंकि उनके जॉब के लिए एक्सटेंसिव स्पेशल नेविगेशन की आवश्यकता होती है। एक्सपीरियंस डिपेंडेंट प्लास्टिसिटी को इलस्ट्रेट करता है। ऐसे क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं जिनके दौरान ब्रेन विशेष प्रकार के लर्निंग के लिए विशेष रूप से रिसेप्टिव होता है। उदाहरण के लिए लैंग्वेज एक्विजिशन अर्ली चाइल्डहुड के दौरान सबसे इफेक्टिव होती है। इन क्रिटिकल पीरियड्स को मिस करने से जीवन में बाद में कुछ स्किल्स को एक्वायर करने में कठिनाई हो सकती है। मेडिना बताते हैं कि कैसे ब्लाइंड इंडिविजुअल्स अक्सर अन्य सेंसेस में एनहांस्ड एबिलिटीज डेवलप कर लेते हैं, जैसे हियरिंग और टच, क्योंकि ब्रेन की एबिलिटी टू रिवायर और विजन की कमी की कॉम्पेंसेशन करने की। रूल नंबर 5, अटेंशन इस बात पर फोकस करता है कि ब्रेन में अटेंशन कैसे काम करता है और कौन कौन से फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मेडिना बताते हैं कि अटेंशन को समझना लर्निंग और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए क्रूशियल है। ब्रेन लगातार इंफॉर्मेशन से बम्बार्डेड रहता है, लेकिन यह केवल एक छोटे हिस्से पर फोकस कर सकता है। यह सेलेक्टिव अटेंशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए क्रूशियल है। अटेंशन नोवेल्टी, इमोशन और पर्सनल रेलेवेंस जैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन नहीं है। जब हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं तो हम वास्तव में टास्क्स के बीच अटेंशन स्विच कर रहे होते हैं, जिससे एफिशिएंसी कम होती है और एरर्स बढ़ते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि जो लोग फ्रीक्वेंटली मल्टीटास्क करते हैं वे कॉग्निटिव टास्क्स पर उन लोगों की तुलना में खराब परफॉर्म करते हैं जो एक समय में एक टास्क पर फोकस करते हैं। मेडिना सजेस्ट करते हैं कि लेक्चर्स या प्रेजेंटेशंस को 10 मिनट सेगमेंट्स में ब्रेक करें ताकि ब्रेन की नेचुरल अटेंशन स्पैन के साथ अलाइन हो सके। हर 10 मिनट में इंगेजिंग एलिमेंट्स जैसे स्टोरीज या वीडियोस को शामिल करने से अटेंशन बनाए रखने में मदद मिलती है। इमोशंस अटेंशन को कैप्चर और होल्ड करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के लिए इमोशनली चार्ज्ड इवेंट्स को याद रखने की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि एडवर्टाइजिंग अक्सर व्यूअर्स का अटेंशन कैप्चर करने के लिए इमोशनल अपील्स का उपयोग करती है। रूल नंबर 6, मेमोरी। मेडिना बताते हैं कि मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे बनती है और इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। वे मेमोरी के विभिन्न टाइप्स और मेमोरी कंसोलिडेशन और एनोटेशन में शामिल प्रोसेसेस पर चर्चा करते हैं। मेमोरी के विभिन्न टाइप्स होते हैं जिनमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और वर्किंग मेमोरी शामिल हैं। प्रत्येक टाइप के डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस होते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को आगे डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट मेमोरी और प्रोसीजरल इम्प्लिसिट मेमोरी में डिवाइड किया गया है। मेमोरीज एक प्रोसेस के माध्यम से बनती हैं जिसमें एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल शामिल है। इफेक्टिव एनकोडिंग के लिए अटेंशन की आवश्यकता होती है और यह इमोशनल एंगेजमेंट और रेपिटेशन से एनहांस्ड होता है। हिपोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करने में क्रूशियल रोल निभाता है। स्लीप मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए इसेंशियल है। स्लीप के दौरान ब्रेन नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और इंटीग्रेट करता है, मेमोरी ट्रेसेस को स्ट्रेंथन करता है। स्लीप की कमी मेमोरी फॉर्मेशन और रिट्रीवल को इम्पेयर करती है। मेडिना बताते हैं कि कैसे कॉन्टेक्सचुअल और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मेमोरी रिटेंशन को एनहांस करती है। बेकर पैराडॉक्स में पीपल एक व्यक्ति का नाम बेकर को याद करने में कठिनाई होती है, लेकिन उसी व्यक्ति की प्रोफेशन बेकर को याद रखने में आसानी होती है क्योंकि यह रिचर एसोसिएशंस के साथ आता है। रूल नंबर 7, सेंसरी इंटीग्रेशन बताता है कि ब्रेन कैसे मल्टीपल सेंसेस से इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है और यह इंटीग्रेशन कॉग्निटिव फंक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। मेडिना बताते हैं कि हमारी परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस मल्टी सेंसरी इनपुट्स पर आधारित होती हैं। ब्रेन विभिन्न सेंसेस से आने वाली इंफॉर्मेशन को एक कोहेसिव परसेप्चुअल एक्सपीरियंस में इंटीग्रेट करता है। ये इंटीग्रेशन सेंसरी इनपुट्स को कॉन्टेक्सचुअल रेलेवेंस और मीनिंग प्रदान करता है। मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन इफेक्टिव लर्निंग और मेमोरी के लिए एसेंशियल है। एक सेंस में इंफॉर्मेशन को एनहांस करने से अन्य सेंसेस में परसेप्शन इंप्रूव हो सकती है। उदाहरण के लिए विजुअल और ऑडिटरी इनपुट्स को सिंक्रोनाइज करके इंफॉर्मेशन रिकॉल को इंप्रूव किया जा सकता है। यही कारण है कि विजुअल एड्स और साउंड इफेक्ट्स का उपयोग प्रेजेंटेशंस और टीचिंग्स में इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स लर्निंग को एनहांस करने के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। टीचर्स विजुअल, ऑडिटरी और पॉर्ट और टैक्टाइल इनपुट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को एंगेज और इफेक्टिवली एजुकेट कर सकते हैं। रूल नंबर 8, विजन और इसके ह्यूमन परसेप्शन में इंपॉर्टेंस पर फोकस करता है। मेडिना बताते हैं कि विजन हमारा डोमिनेंट सेंस है और यह हमारे वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन में क्रूशियल रोल निभाता है। विजन सबसे डोमिनेंट सेंस है जिसमें ब्रेन का सिग्निफिकेंट पोर्शन विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए डेडिकेटेड है। ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज करता है, इसलिए विजुअल एड्स कम्युनिकेशन और लर्निंग में इतने इफेक्टिव होते हैं। विजुअल सिस्टम हाईली कॉम्प्लेक्स है जिसमें रेटिना से विजुअल कॉर्टेक्स तक प्रोसेसिंग के मल्टीपल स्टेजेस शामिल होते हैं। ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन को पैरेलल पाथवेज में प्रोसेस करता है, जिनमें से प्रत्येक विजन के अलग अलग एस्पेक्ट्स जैसे कलर, मोशन और डेप्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विजुअल एड्स लर्निंग और मेमोरी रिटेंशन को एनहांस करते हैं। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन को बेहतर याद रखते हैं जब इसे रेलेवेंट इमेजेस के साथ प्रस्तुत किया जाता है। टीचिंग में डायग्राम्स, चार्ट्स और वीडियोस का उपयोग कॉम्प्रिहेंशन और रिकॉल को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है।
मेडिना बताते हैं कि कैसे टेक्स्ट में सिंपल इमेज ऐड करने से रिकॉल इंक्रीज हो सकता है। स्टडीज ने दिखाया है कि लोग पिक्चर्स को वर्ड्स की तुलना में बेहतर याद रखते हैं, जिसे पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट कहा जाता है। रूल नंबर 9, म्यूजिक के ब्रेन पर इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। मेडिना बताते हैं कि म्यूजिक इमोशंस, कॉग्निशन और ब्रेन डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। म्यूजिक का प्रोफाउंड इमोशनल इम्पैक्ट होता है, जो वाइड रेंज ऑफ फीलिंग्स इवोक कर सकता है। ये इमोशनल रिस्पॉन्स ब्रेन की एबिलिटी टू प्रोसेस और इंटरप्रेट म्यूजिकल एलिमेंट्स जैसे मेलोडी, हार्मोनी और रिदम के कारण होता है। म्यूजिक सुनना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकता है और मूड इंप्रूव कर सकता है, जिससे कॉग्निटिव फंक्शन इन्हांस होती है। इंस्ट्रूमेंट सीखने से विभिन्न कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे स्पेशल रीजनिंग, मेमोरी और लैंग्वेज स्किल्स एनहांस होती हैं। म्यूजिकल ट्रेनिंग ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस लीड कर सकता है, जैसे इंक्रीज कनेक्टिविटी और एनहांस्ड प्लास्टिसिटी। मोजार्ट इफेक्ट यह क्लेम करता है कि मोजार्ट के म्यूजिक को सुनना टेम्पोरेरली स्पेशल टेम्पोरल रीजनिंग को एनहांस कर सकता है। हालांकि यह इफेक्ट अभी भी डिबेटेड है। ये म्यूजिक एक्सपोजर के पोटेंशियल कॉग्निटिव बेनिफिट्स को हाईलाइट करता है। म्यूजिक को थेरेप्यूटिकली कॉग्निटिव और इमोशनल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए म्यूजिक थेरेपी ने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर्स डिजीज और स्ट्रोक के पेशेंट्स की मदद की है। रूल नंबर 10, जेंडर मेल और फीमेल ब्रेन्स के डिफरेंसेस को एड्रेस करता है। मेडिना बताते हैं कि जेंडर कॉग्निटिव एबिलिटीज इमोशंस और बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। मेल और फीमेल ब्रेन्स में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं का कॉर्पस कलोसम, जो 2 हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, लार्जर होता है, जबकि पुरुषों की ब्रेन एक्टिविटी अधिक लोकलाइज्ड होती है। हार्मोनल डिफरेंसेस भी ब्रेन फंक्शन और बिहेवियर को शेप करने में रोल प्ले करते हैं। औसतन पुरुष और महिलाएं विभिन्न कॉग्निटिव एरियाज में एक्सेल करते हैं। पुरुष स्पेशल टास्क्स में बेहतर परफॉर्म करते हैं, जबकि महिलाएं वर्बल और इमोशनल टास्क्स में एक्सेल करती हैं। ये डिफरेंसेस जनरल ट्रेंड्स हैं और हर इंडिविजुअल पर लागू नहीं होते। जेंडर डिफरेंसेस को समझकर एजुकेशनल अप्रोचेस को बॉयज और गर्ल्स की नीड्स के अनुसार टेलर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बॉयज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से अधिक बेनिफिट हो सकते हैं, जबकि गर्ल्स कोलैबोरेटिव और वर्बल टास्क्स में एक्सेल कर सकती हैं। इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज और वैल्यू करने से अधिक इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज विकसित की जा सकती हैं। मेडिना स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड्स में जेंडर गैप पर चर्चा करते हैं। हालांकि कल्चरल और सोशल फैक्टर्स इस गैप में कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉग्निटिव डिफरेंसेस को समझकर स्ट्रेटजीज डेवलप की जा सकती हैं, जिससे अधिक महिलाएं स्टेम करियर्स परस्यू करें। रूल नंबर 11, एक्सप्लोरेशन इनेट ह्यूमन ड्राइव टू एक्सप्लोर और डिस्कवर को एक्सप्लोर करता है। मेडिना आर्गुमेंट करते हैं कि क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन लर्निंग और इनोवेशन के लिए फंडामेंटल है। इंसान नेचुरल क्यूरियोसिटी और एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने की डिजायर के साथ पैदा होते हैं। ये ड्राइव लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। एक्सप्लोरेशन और प्ले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी को डेवलप करने के लिए क्रूशियल है। एजुकेशनल सेटिंग्स में एक्सप्लोरेशन और क्यूरियोसिटी को एनकरेज करना लर्निंग आउटकम्स को एनहांस कर सकता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहां स्टूडेंट्स एक्टिवली आंसर्स और सॉल्यूशन सीख करते हैं, पैसिव लर्निंग से अधिक इफेक्टिव है। स्टूडेंट्स को अपनी इंटरेस्ट परस्यू करने और क्वेश्चंस पूछने की अनुमति देने से डीपर अंडरस्टैंडिंग और मटेरियल के साथ एंगेजमेंट फोस्टर होती है। मेडिना गूगल की पॉलिसी का जिक्र करते हैं, जिसमें एम्प्लॉइज को अपने वर्क टाइम का 20% हिस्सा अपनी पसंद की प्रोजेक्ट्स पर स्पेंड करने की अनुमति दी जाती है। इस पॉलिसी ने जीमेल और गूगल न्यूज जैसी सिग्निफिकेंट इनोवेशंस को जन्म दिया, जिससे क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन को फोस्टर करने की पावर का पता चलता है। एजुकेटर्स और पेरेंट्स एक्सप्लोरेशन को प्रमोट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग, इंकरेजिंग क्वेश्चंस और क्रिएटिव परस्यूट्स को सपोर्ट करके। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो क्यूरियोसिटी को वैल्यू करता है, अधिक मोटिवेटेड और सक्सेसफुल लर्नर्स की ओर ले जाता है। व्हाट वी लर्न, एक्सरसाइज ब्रेन फंक्शन के लिए क्रिटिकल है और कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस करता है। नियमित फिजिकल एक्टिविटी मेमोरी, अटेंशन और लर्निंग एबिलिटीज को इंप्रूव करती है। प्रत्येक प्रिंसिपल जैसे स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेंसरी इंटीग्रेशन इफेक्टिव ब्रेन फंक्शन और कॉग्निटिव हेल्थ के लिए एसेंशियल हैं। इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करने से प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबींग में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं। मेडिना कंक्लूड करते हैं कि ब्रेन फंक्शन और हेल्थ को समझना और इन प्रिंसिपल्स को लागू करना हमारे डेली लाइव्स को बेहतर बना सकता है, चाहे वह वर्क हो, होम हो या स्कूल हो। ब्रेन की रिमार्केबल एबिलिटीज को हार्नेस करके हम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यदि ये समरी आपको अच्छी लगी है तो हिंदी एसेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।